तो आपका जो चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा है, इस वेक्टर अलजेब्रा में पहले तो मुझे इस वेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। अलजेब्रा तो हम सभी को पता है, ठीक है, हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सब कर देंगे, अलजेब्रा लगा देंगे। बट जिसपे अलजेब्रा लगाना है वो वेक्टर का मतलब क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको थ्योरी बढ़ाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। देखिए, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इसलिए मैं एनसीईआरटी से ये पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने बताया, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी क्वेरीज सच एज व्हाट इज योर हाइट, हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट अ बॉल टू गिव पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। तो हम ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ना, हम पूछ लेते हैं कि तुम्हारी हाइट कितनी है, या फिर कितना एक फुटबॉल प्लेयर को हिट करना चाहिए बॉल को ताकि वो बॉल दूसरे प्लेयर के पास पहुंच जाए। तो अगर हम कुछ ऐसे से क्वेश्चन किसी से पूछें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस तरीके का आंसर आएगा। ऑब्जर्व दैट अ पॉसिबल आंसर टू द फर्स्ट क्वेरी मे बी 1.6 मीटर्स। मतलब अगर आपसे कोई हाइट पूछे तो आप कह सकते हो 1.6 मीटर्स, कुछ ऐसा सा ही आप आंसर दोगे। तो अगर मैं 1.6 मीटर्स की बात करूं, इट इज अ quantity that involves only one value, that is magnitude, which is the real number. Such quantities are called scalars. हमें अगर वेक्टर समझना है तो वेक्टर के लिए हमें पहले स्केलर भी समझना पड़ेगा। तो अगर मैं एक 1.6 मीटर आंसर दे रही हूँ, 1.6 मीटर मीन्स मैं एक लेंथ की बात कर रही हूँ। लेंथ यानी कि उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसके आंसर में हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, हेयर्स एन आंसर टू द सेकंड क्वेरी। अब जो सेकंड क्वेरी पूछी थी कि फुटबॉल प्लेयर को कितना हिट करना चाहिए बॉल को ताकि वो बॉल दूसरे प्लेयर के पास पहुंचे, तो सेकंड क्वेरी क्या है, इट इज अ क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स। क्योंकि अगर उसको बॉल को हिट करना है कुछ फोर्स तो वो लगाएगा ना उस बॉल पे, तभी वो दूसरे कंटेंटर के पास जाएगी। which involves muscular strength, magnitude, and direction in which another player is positioned। मतलब कुछ तो वो स्ट्रेंथ लगाएगा, कुछ क्वांटिटी में वो स्ट्रेंथ लगाएगा, यानी कुछ मैग्नीट्यूड तो उसका लगेगा उस बॉल को पुश करने में। प्लस उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि बॉल किस डायरेक्शन को पुश करनी है। मतलब जिस तरफ प्लेयर खड़ा होगा आप उस तरफ ही पुश करोगे तभी उस बात का कोई मतलब है। आप दूसरे डायरेक्शन में बॉल पुश कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो दूसरे प्लेयर तक नहीं पहुंचेगी। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं एक बॉल को पुश कर रही हूँ तो वहां पे सिर्फ फोर्स नहीं मैटर करती, वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती है कि किधर को पुश करना है। सो सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं साथ में डायरेक्शन भी मैटर करती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्केलर और वेक्टर को सिंपल उसमें बोलूं तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो ऐसी जैसे मैं आपको इससे समझाती हूँ, हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो अब आपकी बुक में देखिए काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग हम बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको जैसे पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क में आ सकता है कि स्केलर क्वांटिटीज इनमें बताओ, वेक्टर क्वांटिटीज इनमें बताओ, तो वो आपको पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्केलर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल दे रखी है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस। आप इन सारी क्वांटिटीज को एक बार ऑब्जर्व करके देखो, किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस किसी को बताना है तो अगर वो 50 किलोमीटर है तो इट इज अंडरस्टूड कि 50 किलोमीटर दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, बताने की जरूरत नहीं किस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात कर रही हूँ तो टाइम में कोई डायरेक्शन नीडेड नहीं होती। आप टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हो, कोई डायरेक्शन नीडेड नहीं है।
आप किसी चीज का एरिया निकाल रहे हो तो एरिया चाहे मैं लेफ्ट में निकालूं, राइट में निकालूं, अप डाउन किसी भी तरीके से निकालूं, अगर एक मान लीजिए स्क्वायर का एरिया निकालना है, वो एरिया वैसे ही निकलेगा, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज की देखिए दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो बच्चे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स में ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, इसलिए उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। बट आप कॉमर्स से हो तो प्लीज इनको दिमाग में रखो कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आप देखोगे तो फर्क पड़ता है डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझाया है। आई होप आपको वेक्टर और स्केलर का फर्क समझ में आया। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं वो वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं, तो इसी पे बहुत सारी चीजें हम लगाएंगे। पहले कुछ थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक दे रखा है तो उसका लेंथ दे दिया। ठीक है, लेंथ सिर्फ 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो मुझे अगर लेंथ ऑफ द ब्लॉक पूछा है, दैट मीन्स वो मुझे क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ लेंथ की बात करूंगी तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं एक उसी बॉक्स को, ब्लॉक को, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स न्यूटन में होती है, तो अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स उसको धक्का दे रही हूँ, यानी वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर मैं इधर से धक्का दे रही हूँ और अगर इधर से धक्का दूंगी तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे को फर्क पड़ता है कि किस डायरेक्शन में मैं उसको पुश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह एक्ट करता है फोर्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मैं एरिया की बात करूँ। हाँ जी सरताज, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, क्या लगता है? मैम स्केलर। हाँ जी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का फर्क आपको नहीं पड़ता है। हाँ जी, श्रुति वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हाँ स्केलर, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी डायरेक्शन में है। हाँ जी श्रेया, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? मैम स्केलर। यस स्केलर, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। मनी कैसी क्वांटिटी है नव्या? स्केलर। यस, किस डायरेक्शन में है फर्क नहीं पड़ता, उससे मनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, देन फोर्स कैसी क्वांटिटी है सरताज? ये तो चलो अभी बता दिया, इसका बताओ मैम सरताज। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये मैम वेक्टर हुआ। हाँ जी वेक्टर, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। और फोर्स अभी जैसे मैंने बताया था, सॉरी फोर्स भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का असर भी पड़ता है। हाँ जी नव्या, मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यस, इसमें मास में कोई डायरेक्शन का असर नहीं पड़ता, स्केलर। ठीक है, अगर जैसे मैं नीचे लिख दूं ऐसे ये 2 kg, हाँ जी, तो सरताज 2 kg क्या लगता है कैसी क्वांटिटी है? मैम स्केलर। यस। हाँ जी श्रुति, 40 डिग्री सेल्सियस कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। 40 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट? टेम्परेचर, हाँ स्केलर। स्केलर, कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी श्रेया, 40 वॉट कैसी क्वांटिटी है? वॉट वेक्टर। यूनिट ऑफ पावर? वेक्टर। वेक्टर, देखिए वॉट क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ पावर। अगर हम साइंस में पावर बोले तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन भी जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो 40 वॉट हमारे पास कितना है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, नॉट वेक्टर। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसे दे रखा है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है, तो वो या तो स्पीड की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ये याद रखना जब आपको कुछ ऐसी सी यूनिट्स है। अब हम डिटेल में इनको आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो उसमें आपके पास
ज्यादातर सिर्फ यही है कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, यानी आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या है। उसी की प्रैक्टिस के लिए आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो अभी तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी वेक्टर स्केलर की, अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ अभी भी डाउट्स होंगे तो आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बेसिक्स ही अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, पहले बेसिक्स अच्छे से समझ लेंगे। रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। अब एक वेक्टर, क्योंकि आज तक हमने कभी वेक्टर पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन। एक डायरेक्शन में जब लाइन होती है उसको वेक्टर, उससे हम वेक्टर को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बना दी, ये लाइन सेगमेंट बना दी, तो ये तो बस एक लाइन है, ठीक है, ये डायरेक्टेड लाइन नहीं है। बट अगर इस लाइन के मैं इधर एक एरो लगा देती हूँ तो वो टुवर्ड्स राइट इंडिकेट कर रही है कि ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है। और अगर इस लाइन के मैं लेफ्ट में एरो लगा देती हूँ तो पता लग रहा है कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो एक डायरेक्शन दी होनी चाहिए। तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन से। जैसे मैंने ए बी, ये मैंने एक डायरेक्टेड लाइन बनाई है, बी की तरफ को एरो है। अब स्टार्ट हो रही है ए से, तो ए को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और बी पे जाके खत्म हो रही है तो बी को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जहां से शुरू इनिशियल, जहां पे खत्म टर्मिनल पॉइंट। अब इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और उसके ऊपर एरो लगा दिया, इट इज ए बी वेक्टर, ठीक है। अभी आपको वेक्टर लिखना है तो ए बी वेक्टर, ठीक है। अब इसी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एरो डाला टुवर्ड्स राइट और ऊपर स्मॉल ए नाम दिया और मैंने ये एरो डाल दिया। अब एक चीज देखो, ये टुवर्ड्स राइट एरो डाला हुआ है इसलिए नहीं क्योंकि ए बी में टुवर्ड्स राइट है। जो ऊपर ये एरो डलेगा ये हमेशा टुवर्ड्स राइट ही डलेगा। जैसे मैंने नीचे देखो आपको दिखाया है कि आपके पास ए बी ये है, अब एरो फिगर में कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, यानी कि ये आपके पास इनिशियल पॉइंट होगा और ये आपके पास टर्मिनल पॉइंट होगा, ठीक है, ये मतलब है। बट मैंने जब इसको वेक्टर में लिखा तो मैंने एरो को लेफ्ट में नहीं किया जैसे यहाँ पे फिगर में दे रखा है, मैंने एरो अभी भी राइट में किया। वेक्टर में ये वाला एरो हमेशा राइट में आएगा, बट इनिशियल और टर्मिनल कहाँ है वो आपका डिफर कर जाएगा। जो फर्स्ट प्लेस होगी वो आपकी इनिशियल की होगी पॉइंट की, और सेकंड प्लेस आपकी टर्मिनल पॉइंट की। तो आप देखो यहाँ से यहाँ पे जो बी है दैट इज योर इनिशियल पॉइंट, और कहाँ को जा रहा है, ए को, दैट इज योर टर्मिनल पॉइंट। तो इसीलिए मैंने बी पहले लिखा, ए बाद में लिखा। तो आई होप आपको ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में फर्क समझ में आया हो। एरो टुवर्ड्स राइट ही रहेगा, सिर्फ लिखने का फर्क है, पहले इनिशियल पॉइंट आता है फिर टर्मिनल पॉइंट आता है, ठीक है। जिस तरफ एरो होगा दैट इज योर टर्मिनल पॉइंट, बस इतना ध्यान रखना, ओके। तो इस तरीके से तो हम एक वेक्टर को लिखते हैं। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन is called as magnitude of a vector। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपको मैग्नीट्यूड की बात करें यानी वो लेंथ की बात कर रहे हैं, तो उस डायरेक्टेड लाइन की जितनी लेंथ होगी यानी उसका उतना ही मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। तो हम मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ए बी के ऊपर मैं एरो डाल दूंगी तो इट इज ए बी वेक्टर, बट उस एरो के साथ मैं ये दो डंडियां भी लगा दूंगी यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया उस वेक्टर का, ठीक है। और ऐसे ही इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैंने आपको बताया था कि ए बी को मैं ऐसे स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऊपर वेक्टर और साथ में ये मैग्नीट्यूड के लिए ये मैंने दो लगा दिया। तो दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमारा, जैसे मैंने बी ए वेक्टर लिखा, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। इस बी ए वेक्टर के अगर साथ में से दो डंडियां लगा दूंगी देन इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ये लिखने के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे तभी आपको आगे जाके आएगा। आगे करते हैं। नेक्स्ट इज योर पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ध्यान से समझिए। अब हम 3D में बात कर रहे हैं, जब भी वेक्टर की बात करते हैं ना तो हम 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं। अब 3D ज्योमेट्री में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तभी आपको वेक्टर समझ में आएगा, ठीक है। अब कैसे, एक चीज सबसे पहले आप सीख लो कि हम जब भी 3D की बात कर रहे हैं, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं,
तो इस तरीके से मैं ये एक्सेस बनाऊंगी कि एक्स एक्सेस हमेशा मेरा ये होगा, वाई एक्सेस ये होगा एंड जेड एक्सेस ये होगा। सबसे पहले तो अपने एक्सेस करेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि आपने कभी ऐसे एक्सेस नहीं बनाए हैं। तो अब हम 3D में आ गए हैं, तो ये एक्सेस आपने ध्यान रखने हैं कि इसी तरीके से एक्स वाई जेड की पोजीशन हमने याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स मैंने इसलिए डॉटेड बनाया ताकि इमेजिनरी ऐसे दिखे, ताकि आपको मेन एक्सेस दिख सके। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया। अब मैंने इस बॉक्स में यहाँ सेंटर जो ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज योर ओ पॉइंट, और यहाँ से मैंने लाइन ज्वाइन कर दी ओ से लेके यहाँ तक। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने क्या लिए, क्योंकि अब 3D की बात कर रहे हैं तो अब 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड। जब 2D की बात करते हैं तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपके लिए नया होगा, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये बॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी कि ये इतनी चीज ये एक्स है, जो एक्स की डायरेक्शन में जा रही है इसकी लेंथ एक्स है, और ये जो वाई की डायरेक्शन में जा रही है इसकी लेंथ वाई है, और इधर जो जेड की डायरेक्शन में सॉरी यहाँ जेड की डायरेक्शन में जा रही है उसकी लेंथ मेरी जेड है। ओके, तो मैंने ऐसे स्मॉल उसमें लिख दिया, कैपिटल एक्स वाई जेड एक्सेस है और स्मॉल एक्स वाई जेड मैंने लेंथ मेजर कर दी। तो अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूंगी तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं एक्स की तरफ जाती हूँ तो स्मॉल एक्स लेंथ है, वाई की तरफ जाती हूँ तो स्मॉल वाई लेंथ है, जेड की तरफ जाती हूँ तो स्मॉल जेड लेंथ है। तो इस तरीके से हम पी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। मतलब अब मान लीजिए ये एक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, ये वाई दे रखा है कि ये 3 यूनिट है, जेड दे रखा है कि ये 2 यूनिट है। तो आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y3 और z2। ठीक है, सिर्फ लेंथ ही है, जैसे आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो वैसे ही करना है, बस अब 2D नहीं करना, अब 3D हो गया, वो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन, जो कि O है। O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे हम x y 2D लेते हैं तो 0 और 0 लेते हैं ओरिजिन, ऐसे 3D में x y z 0 0 0। ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट मतलब कहाँ को जा रहा है, ये डायरेक्शन किधर को जा रही है, P पॉइंट तक डायरेक्शन जा रही है, तो टर्मिनल पॉइंट तो मेरा P हुआ। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, मतलब P की तरफ अगर मैं बात करूं कि यहाँ का मुझे पोजीशन वेक्टर का नाम बताना है, तो नाम कैसे बताऊंगी कि कहाँ से वो इनिशिएट हो रहा है और कहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहा है। ऑब्वियसली P पॉइंट का बताना है तो P पे टर्मिनेट हो रहा होगा, बट इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, O पॉइंट से हो रहा है। तो मैं अगर पोजीशन वेक्टर की बात करती हूँ तो वो OP होगा, एंड क्योंकि ये वेक्टर है इसीलिए मैंने ये ऊपर एरो लगा दिया। फिर बता रही हूँ, एरो टुवर्ड्स राइट ही रहेगा क्योंकि वेक्टर में हम यही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को OP ऊपर एरो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर इसी पोजीशन वेक्टर का आपको बोले कि मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताओ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइड में 2 डंडियां लगा दी मैग्नीट्यूड। बट अगर आपको सॉल्व करने को बोले मैग्नीट्यूड की कैसे निकालना है, so this is your formula मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज योर फॉर्मूला। अब एक और चीज, ये तो आपने फॉर्मूला सीख लिया, अब इस ओपी वेक्टर को, यानी कभी भी मुझे कोई पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओपी हो गया, ए बी हो गया, सी डी हो गया, कोई भी आपने नाम दिया है, तो उसका नाम हटा के अगर मैं ये भी लिख दूं आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो भी सेम ही होगा। मतलब मैं ओपी वेक्टर लिखूं या इसको आर वेक्टर से डिनोट करूं तो भी वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सीधा लिखूं आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, और दूसरा हमने सीखा कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके मैम, हाँ जी, इसमें आर क्या है?
आर यहाँ पे इसी जो मैग्नीट ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है ना, इसको हम एक और हमने नाम दे दिया आर। मतलब आपको कई बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा लिख रहे हो। मैंने यहाँ पे ओपी लिखा है, आप मान लो ए बी आ गया, सी डी आ गया, तो इसको हमने एक नाम डिनोट किया है। स्मॉल आर से हम वेक्टर्स में डिनोट कर देते हैं, बस वही है, डिनोशन है और कुछ नहीं। ओके मैम। हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब देखो फिर से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने वैसे ही याद रखना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर वाई, इधर जेड, हमने ब्लॉक बनाया और हमने वही सेंटर पॉइंट, तो ओरिजिन है वो ओ रहेगा, और हमने यहाँ पे एरो जहाँ पे डाला है उस पॉइंट को अभी भी पी लिया है, और पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हमने लिए। ठीक है, अब एक्स वाई जेड क्यों लिए, वही की ये डायरेक्शन जो लेंथ है, इधर एक्स है, वाई की तरफ लेंथ स्मॉल वाई है और जेड की तरफ लेंथ स्मॉल जेड है, तो हमने ये लिख दिया। अब बात आती है, देखो अगर मैं इधर देखूं कि जो ये ओ पी है, मैंने ये एक पॉइंट लिया है रेफरेंस का, इधर ए पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं ओपी को, अब मेरे को 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। अगर ये P पॉइंट इधर O की तरफ, सॉरी P पॉइंट इधर A की तरफ आता है, तो 3D में कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी। सेंटर मेरा O ही है, ये P है। 3D में अगर मैं इसको देखूं तो ये आपके पास A इधर आएगा, बट हमें 2D में ड्रॉ करना है तो पेपर में हम इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बट पॉइंट्स उसी ग्राफ के लो। ये सेंटर ओरिजिन O है, ये पॉइंट आपने A लिया है, और ये जहां डायरेक्शन जा रही है P। अब P को मैं A के साथ अगर मिलाना चाहती हूँ तो 3D में मेरे पास ये फिगर बन रही है। अब ये मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, ताकि मैं एंगल्स बता पाऊँ। देखो P का A के साथ कोई एंगल तो बन रहा होगा, OP का O के साथ, तो मैंने इस एंगल को देखो यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल मेरा क्या है, अल्फा नाम दे दिया, कि मान लीजिए OP का OA के साथ एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, अब इस OP का अगर मैं ये y एक्सिस के साथ बात करूं तो भी तो कोई एंगल बन रहा होगा। मैंने पहले x एक्सिस के साथ बात की, OP का x एक्सिस के साथ ये पूरा घूम के देखिए एंगल अल्फा बन रहा है। OP का y एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, ये भी पूरा घूम के ये एंगल क्या है, बीटा। ऐसे ही जो OP है उसका z एक्सिस के साथ भी एक एंगल बन रहा है, उसको हमने नाम दे दिया गामा। यानी कि कोई भी डायरेक्शन में हम देखें तो उसका उस पोजीशन वेक्टर का उस डायरेक्शन के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। ठीक है, वो 30 डिग्री हो सकता है, 40, कुछ भी हो सकता है, बट अभी हमें नहीं पता तो हमने उनको एंगल्स का नाम दे दिया। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि देखिए इस तरीके से एंगल्स भी बनते हैं। ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि ये बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की बात करूं तो वो बता रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो डायरेक्शन बता रहा है ना कि एक्स एक्सिस में मैं एंगल बता रहा हूँ। ये बीटा जो है वो बता रहा है कि मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल बता रहा हूँ। जो गामा होगा वो बताएगा कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल कौन सा बन रहा है। तो इसीलिए अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 एक्सिस है, तो हर एक एक्सिस यानी कि अलग अलग डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन के अलग अलग एंगल्स भी होंगे, तो उसको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में आपके पास आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब हम कोसाइन यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे जब एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो जब मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूंगी तो देखिए साथ में कोई एंगल तो लगता है ना, ट्रिग्नोमेट्री बिना एंगल के तो नहीं होती है, तो एंगल तो हमारे पास अभी भी अल्फा बीटा एंड गामा ही है। तो इनके मैं कोसाइन की बात करूंगी तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिमाग में बिठाने हैं कि ऐसी कोई चीज होती है। एंगल्स को अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, डायरेक्शन को साइंस को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए अगर मैं कॉस अल्फा की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री आपका बन रहा है, इस फिगर में बात करूँ, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ पे बेस क्या हुआ, ये ओ ए बेस हुआ, और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जो ओ ए बेस है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखें तो ओ से लेके ए तक क्या लेंथ है आपके पास, स्मॉल एक्स लेंथ चल रही है।
तो यानी कि ये बेस कितना हुआ मेरा, स्मॉल एक्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉस अल्फा की बात करनी है तो बेस इज स्मॉल एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब भी हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो देखिए जो हमारा डायगोनल है वो हमेशा यही जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ना, ये इससे निकालना है, क्योंकि हमारी हर चीज देखो 3D में चलती है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला से ये जो है इससे हम डायगोनल निकालते हैं, यानी जो हाइपोटेन्यूज है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम, आर वेक्टर बोलते हैं। तो अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज ओपी निकालना है तो उसी फॉर्मूला से निकालना है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, आर वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं तो कॉस बीटा फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बट अभी बीटा की बात करूं तो फिगर में देखो बीटा का जो बेस एंगल है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चल रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए लेंथ मेरी स्मॉल वाई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेस क्या लिया, स्मॉल वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, आर वेक्टर रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसी अगर मैं कॉस गामा की बात करूं तो गामा वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ होता है, तो जेड एक्सिस के लिए जो मेरी लेंथ है वो स्मॉल जेड है, यानी उसका बेस कितना बनेगा, स्मॉल जेड, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका भी आर वेक्टर रहेगा। यानी यहाँ पे मैंने आपको ये एक फिगर बना के दिखाई है जो कि अल्फा एंगल वाली है। आप ऐसे ही बीटा की भी बना सकते हो, ऐसे ही गामा की भी बना सकते हो, बट बात वो है आपको डेरिवेशन तो कहीं नहीं आ रही, आप बस रिजल्ट याद रखिए कि आपके पास कॉस अल्फा, कॉस गामा एंड कॉस बीटा, ये जो तीन आपको दे रखे हैं, तो इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, स्मॉल एक्स अपॉन आर वेक्टर, स्मॉल वाई अपॉन आर वेक्टर, स्मॉल जेड अपॉन आर वेक्टर। अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड क्या है, आपकी लेंथ दे रखी है, तो क्वेश्चन में जो भी आपको लेंथ दे रखी होगी आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब इनको हम एक नाम से बुलाते हैं, जैसे अगर कॉस अल्फा की बात करूं हम उसको बोलते हैं स्मॉल एल, कॉस बीटा को हम बोलते हैं स्मॉल एम, कॉस गामा को बोलते हैं स्मॉल एन। यानी कि जो एल एम एंड एन है इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इन्हीं को मैं बोल रही हूँ कि आप अगर एल एम एंड एन भी बोलेंगे तो दीज आर ऑल्सो योर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और एक चीज, जब हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैं उसको सिंपल आर ही लिख सकती हूँ, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, आप इसकी डेरिवेशन भी करके देख सकते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो देखिए कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे एल लिख दिया, स्मॉल एक्स तो स्मॉल एक्स है, आर वेक्टर क्या हुआ, स्मॉलर। ऐसे ही कॉस बीटा को हम एम बोलते हैं, वाई आपके पास एज इट इज है, आर वेक्टर को हम आर भी लिख सकते हैं। ऐसे कॉस गामा को हम एन बोलते हैं, स्मॉल जेड जेड ही रहेगा, और आपके पास आर वेक्टर आर ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास L इज इक्वल टू एक्स बाय आर, एम इज इक्वल टू वाई बाय आर, एन इज इक्वल टू जेड बाय आर, ये आपके फॉर्मूला था, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज भी है, हमने टॉपिक में यहाँ पे पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ डायरेक्शन रेशोज की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज क्या है, दे आर द नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के ए बी एंड सी प्रोपोर्शनल है। अभी हमने सीखा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, स्मॉल एम स्मॉल एल सॉरी स्मॉल एल एम एंड एल, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल अगर मैं ए बी सी कर दूं तो आप उनको डायरेक्शन रेशो बोलोगे। यानी देखो अगर हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल है तो उसके प्रोपोर्शन में मैं कर दूं ए, डायरेक्शन कोसाइन हमारा एम है उसके प्रोपोर्शन में मैं कर दूं बी, डायरेक्शन कोसाइन हमारा एन है उसके प्रोपोर्शन में मैं कर दूं सी, और ये सब क्या है हमारे पास डायरेक्शन रेशो इज इक्वल टू अ कांस्टेंट में कर दूं। तो अगर मैं a बाय एल बात करती हूँ दिस इज द डायरेक्शन रेशो, b बाय एम बात करती हूँ दिस इज द डायरेक्शन रेशो, c बाय एन बात करती हूँ दिस इज द डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तो आप डायरेक्शन रेशो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, क्वेश्चन में कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बट जो हम इम्प्लीमेंटेशन है वो हम क्वेश्चन में करेंगे। अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो दीज आर योर डायरेक्शन। हाँ जी मैम ये ए बी सी कहाँ से आए हैं?
मतलब ये सी हम बेसिकली कोई नंबर्स ले रहे हैं। इन नंबर्स को जब हम डायरेक्शन को साइन के साथ प्रोपोर्शन में लिखते हैं तो उनको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। एबीसी कोई भी नंबर, ओके। अभी कोई Okay, बात ma'am. नहीं, समझ अगर अभी भी नहीं आया, मुझे पता है आप पहली बार कर रहे हो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब नहीं समझ में आए तो बताना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, ओके। एक लास्ट जो इसमें रिजल्ट है इस टॉपिक में, वो आपने याद रख लेना है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, तीनों का प्लस करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आता है। बट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, यानी जो हमारे ये नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर का प्लस करें तो 1 के बराबर नहीं आता है, ये आपने याद रखना है, ओके। तो अभी